कि ये इसका जो जीरो है, जहां इसका जीरो है, ये जीरो है इसका, वहां उसकी वो जॉज के रीडिंग्स आगे गई हुई हैं, उसका जीरो आगे गया हुआ है, वो जीरो इससे मैच नहीं कर रहा, इसमें जीरो एरर है। ठीक है, अब परफेक्ट हालत क्या होती है? परफेक्ट हालत ये होनी थी, इसका जीरो और उसका जीरो परफेक्टली मैच करो। तो ये सिस्टमैटिक एरर है, which will shift all readings to one side. Systematic error is of constant sign and magnitude. Suggest why all readings are precise but not accurate. वो सीधी सी बात है कि if zero error is, अच्छा देखें, अगर आप फर्ज करें, आप समझते हैं कि ज़ाहिर इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है और बाज़ का हमारा एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं होता कि हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकें, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का सहारा लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ जीरो एरर इज 0.2 मिलीमीटर, लेट्स से कि जीरो एरर 0.02 मिलीमीटर है, एंड ट्रू रीडिंग या ट्रू मेजरमेंट, is say 1.84 millimeter, then all readings will, अगर ये प्लस जीरो एरर है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, will center around 1.86 millimeter. So they are not, so they will not be accurate. Not be accurate. वो accurate नहीं होंगी, so they will not be accurate. और उसके बाद क्या होगा? They all might be very close to each other. They all might be very close to each other. Leading to good precision. But being shifted by an amount of 0.02 millimeter, they'll not be accurate. ठीक है, कोई मसला तो नहीं? सर ऊपर कर दें थोड़ा सा। जी सर ऊपर कर दें थोड़ा सा ये नजर। आगे चलें जी कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, हमने ऑसिलोस्कोप भी पढ़ा था। ऑसिलोस्कोप पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले उसका एक क्वेश्चन ये देखें। ये ऑसिलोस्कोप की रीडिंग पे डिस्प्ले हुआ है। An oscilloscope display consists of two separate traces. The an oscilloscope display consists of two separate traces, a waveform and a long horizontal free line.
तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फ्री लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फ्री लाइन may be taken as zero level. Okay. The grid on the screen is calibrated in centimeter squares. Okay. इसका मतलब है कि ये भी सेंटीमीटर है, यानी ये लेंथ भी सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी सेंटीमीटर। And the time based setting is 2.5 millisecond per centimeter. And the Y sensitivity is 5 millivolt per centimeter. अब आप ये चीज देखें कि ये जो चीज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये जो चीज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये कोई इस तरह का साइकिल नहीं है। ये देखें, ये इस तरह का एक साइकिल, क्योंकि फिर अगला साइकिल फिर यूं ही है और फिर अगला साइकिल भी फिर यूं ही है। इस तरह का कोई साइकिल है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यहां से लेके यहां तक नहीं होगा। सर आप थोड़ा सा पीछे से समझा सकते हैं? मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, ये सामने आपके क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। एन ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट ट्रेसेस। As an oscilloscope display consists of two separate traces, a waveform and a long horizontal line. The horizontal line may be taken as zero level. The grid on the screen is calibrated in centimeter squares. The time-based setting is 2.5 millisecond per centimeter, and the Y sensitivity is 5 millivolt per centimeter. What are the period and the peak positive voltage of the waveform in the display? इन द डायग्राम। अब आप ये चीज देखें कि मैंने सबसे पहले आपके आने से पहले बताया इनको कि अगर आप ट्रेस को गौर से देखें, इसको ये सिग्नल जो आ रहा है ना वो ये है। मेरे पास अगर कोई किसी और रंग का मार्कर हो तो मैं आपको बताऊं। एक मेरे पास बेटा आज ना सिर्फ ब्लैक कलर का ही मार्कर है। ये डिस्प्ले ऐसे आ रहा है, ये देखिए यूं यूं आकर यहां से यूं ऊपर उठता है, फिर ये यूं होकर ये जाकर ये चीज यूं बन रही। ये एक टाइम, यहां से लेकर यहां तक ये एक टाइम पीरियड। फिर दोबारा ये सिग्नल शुरू होता है, यूं ऊपर जाता है, यूं नीचे आ रहा है, ऐसे होकर ये जा रहा है यहां तक। तो ये एक और टाइम पीरियड हो गया। और फिर अगला जो इसका सिग्नल है वो अभी हाफ है, फुल नहीं है। अगर आप नोट करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर है, हर सेंटीमीटर के साथ जो टाइम है वो कितना है? 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया तो टाइम पीरियड हो गया 10 मिली सेकेंड। अब इसमें से देखिए, ऑप्शन में से ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, अब सी और डी में से कोई एक होगा। वो देख लेते हैं वो किस तरह से होगा। अब ये चीज देखें कि यहां पर इससे ऊपर ये उसकी पीक वोल्टेज बनती है, इस तरफ पीक पॉजिटिव वोल्टेज, और ये उसकी पीक नेगेटिव वोल्टेज है इस तरफ नीचे की तरफ। ये उसकी पीक पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर की तरफ है। वो कितने डिवीजन पर है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.5, रफली 3.5 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे क्या है? 5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। 5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 17.5 आता है, जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। 17.5 मिली वोल्ट। अब देखें 17.5 मिली वोल्ट के करीब कौन है? ये रीडिंग्स तो, ये तो सारी रीडिंग वैसे ही रिजेक्ट हो गई थी, ये भी रिजेक्ट हो गई थी। 25 और 17 में से कौन सी होगी? ये ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई मसला तो नहीं है जी? नो सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे वाला सवाल। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं।
मैं जरा ना साफ सुथरा एक और पेज ले लूं, उस पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, पहली बात तो ये कि ये सिग्नल ही बड़ा अजीब था, ऐसे करके था, फिर अगला भी यूं करके था, ऐसे इधर खत्म हो रहा। इसका जो ये वाला मैंने स्क्रीन पर देखा, ये इसका टाइम पीरियड बन रहा था, उसमें 4 सेंटीमीटर आ रहे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर वो पे फैला हुआ था वो सिग्नल। मैंने उसकी टाइम बेस्ड नॉब पढ़ी तो उस पर लिखा हुआ आया कि ये एक चीज 2.5 मिली सेकेंड की, 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया तो टाइम पीरियड बन गया जी 10 मिली सेकेंड, और उसने सारे टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड पे ही दिए हुए थे, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया जी 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड मुझे टाइम मिल गया उसका। अब उसके बाद अगला जो था, उसने मुझे कहा जी कि यहां से ये एक्स एक्सिस उसने ये बनाया हुआ, और अब जाहिर है इस एक्स एक्सिस में ये वाली चीज सारी, ये जो चीज है ये सारी नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी, ये जो चीज है ये सारी नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी, और ये पॉजिटिव वोल्टेज। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है। मैंने इसको देखा तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और यहाँ था, यानी इसकी जो ये हाइट थी ये टोटल थी 3.5 सेंटीमीटर, और साथ ही उसने लिखा हुआ था कि अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है 5 मिली वोल्ट को। ओ क्या बनेगा पीक वोल्टेज? ये बन जाती है जी 17.5 मिली वोल्ट, ये जिसे आप 17 मिली वोल्ट कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 17 मिली वोल्ट, ठीक है ना। माइनर सब इस तरह से, माइनर सा ग्राफ थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो उस वजह से ऑप्शन आपकी 17 मिली वोल्ट वाली ऑप्शन है। अब आगे आ जाए, ये देखेंगे बड़ा अजीब सा सिग्नल है, ये देखेंगे एक बड़ा अजीब। The diagram shows a square wave trace on the screen of a cathode ray oscilloscope. The grid of 1 centimeter square covers the screen. यानी इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। उसने कहा कि सारी ग्रिड के जो डब्बे हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब उसने ये अच्छा पहले बताया ये सिग्नल कैसा है, अगर आप नोट करें तो ये इस तरह का सिग्नल है, ये यूं, और फिर अगला सिग्नल यूं, और फिर अगला सिग्नल यूं। ये कोई स्क्वायर वेव, स्क्वायर वोल्टेज है या रेक्टेंगुलर वोल्टेज आप इसे कह सकते हैं। अब वो कहता ये है कि जनाब आप इसमें पढ़ें कि टाइम पीरियड कितना है। अब ये देखें इसका टाइम पीरियड मेजर करना बड़ा मुश्किल है, पूछे क्यों बना। देखें अगर एक सिग्नल ऐसे आ रहा है ना, उसका टाइम पीरियड ये होता है, उसका टाइम पीरियड कैसा होता है, ये टाइम पीरियड। अब क्या मैं इतना छोटी सी वैल्यू पढ़ूंगी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा एक टाइम पीरियड हो गया यहाँ तक, ये मेरा दूसरा टाइम पीरियड हो गया यहाँ तक 2t हो गया, ये मेरा तीसरा टाइम पीरियड हो गया यहाँ तक 3t, यहाँ से ये मेरा चौथा टाइम पीरियड हो गया, ये पांचवा टाइम पीरियड हो गया, ये छठा टाइम पीरियड हो गया, ये सातवां टाइम पीरियड हो गया, ये आठवां, और बाकी आधा, आधा पूरा नहीं आधा। तो फिर क्या बना ये 8.5 t इज इक्वल टू 8.5 t इज इक्वल टू क्या जी 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। इसका उसने टाइम क्या दिया हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन, 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। इसको मैं इससे काट दूंगा, 8.5 t किसके बराबर है 60 मिली सेकेंड। तो टाइम मेरा किसके बराबर हो, 60 को डिवाइड करें 8.5 से क्या आता है मुझे बताएं,
60 को डिवाइड करें 8.5 से जी। सर नहीं समझ आया। मैं अच्छा यार देखो ये मैं साफ सुथरे पेज पे बनाता हूँ सर ये टाइम पीरियड 8.5 कैसे लिया ये बताओ। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ कि तस्वीर देख के तुम्हें ये पता चल गया कि ये एक साइकिल इस तरह का। यार जिसको नहीं समझ आया वो पहले मुझे बताया, ये बात समझ में आई है कि नहीं? यस सर। देखो ना यार वो ऐसे 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 बहुत सारे नहीं थे। जी सर। और यार देख ये चीज यहां से लेकर यहां तक ये टाइम पीरियड नहीं है। यस सर। मानते हो कि नहीं? यस सर। और यार उसकी जो ग्रिड है ना वो उसकी 1 सेंटीमीटर भी इससे बड़ी थी, तो क्या मैं इसको मेजर करता ये मेरे लिए मुश्किल होता ना है? यस सर। ये मेजर मुश्किल नहीं था मेरे लिए। मैंने किया 1t 2t, फिर मैंने इधर से इधर तक लिया 3t, फिर 4t, फिर 5t, फिर 6t, फिर 7t, फिर 8t और एक आधा भी था उसके अंदर। देखो जरा, देखो तस्वीर दोबारा देखो, तुम्हारे सामने में लाता हूँ। ये देखो, एक तो इसका सिग्नल बड़ा छोटा सा था। ये देखो आप खुद देखें कि मेरे लिए मेजर करना आसान है। ये मुझे बताओ ये एक टाइम नहीं है यहां तक? यस सर। यार ये दूसरा टाइम नहीं है यहां तक। जी सर समझ आ गई। करते करते यार कितने हैं यार ये? 8.5। अब यार 8.5t ये आ गया, और ये टोटल सेंटीमीटर कितने? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, तो ये कितने बन गए यार? 8.5t इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यार। अब 6 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर उसने क्या है 10 मिली सेकेंड का, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर कर दो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया तो 60 मिली सेकेंड हो गया। 8.5t इज इक्वल टू 60 मिली सेकेंड डिवाइड किया तो अभी आप में से किसी जन्नती बच्चे ने मुझे मैसेज किया ये 7.06 मिली सेकेंड। अब यार इससे फ्रीक्वेंसी तो बड़े आराम से निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, 1/7.06 इंटू 10⁻³ क्या आंसर आता है? ये कोई बताए जी? कोई बताए बेटा? 141.6 जी 140 1.6 इनमें से कौन सा आंसर करीब है? 140 बी। और बेटा ये सीआरओ का एक मुश्किल क्वेश्चन कंसिडर होता है। और अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना ये सीआरओ की हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस में इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया। सीआरओ में हमेशा आसान सवाल आए। एक मल्टीपल चॉइस सबसे मुश्किल आया था, वो ये है जो आपके सामने है, यूं करके, ठीक है कि नहीं? ये सामने आ रहा है, ये देखें पूरा कंप्लीट। अगर मैं देखता हूँ अगर पूरी स्क्रीन पर ये आता है कि नहीं आता। इसको फुल स्क्रीन कहाँ से करते हैं इसको? यूं करके। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन आज तक जो आया आपके सामने, ठीक है कि नहीं है? अब हैरान कुन बात है, ये देखें हो क्या रहा है। ये व्हील रोटेट कर रहा है, ये व्हील इधर एक मैग्नेट लगा हुआ है। जब वो मैग्नेट इस कॉइल के सामने से गुजरता है, तो आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि जब मैग्नेट कॉइल के सामने से गुजरेगा तो कॉइल में एक वोल्टेज पैदा होगी। अब ये मैग्नेट गुजर के चला जाता है, फिर आता है इस कॉइल के अंदर इस तरह की पल्सेस पैदा हो रही, इस तरह की ये पल्स एक पैदा होती। जो ही वो मैग्नेट सामने आता है इस तरह की पल्स पैदा होती। अब वो कहता है कि मैंने स्क्रीन पर ये पल्सेस देखनी है। क्वेश्चन वो कह रहा है, अच्छा कहता है मैं टाइम बेस क्या सेट करूं? 1 सेकेंड लूं, 10 मिली सेकेंड लूं, या 100 माइक्रो सेकेंड लूं, या 1 माइक्रो सेकेंड लूं? ये क्वेश्चन है और ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि सीआरओ की हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आए, जरा बड़ा अजीब से। और साथ उसने
इस फ्लाई व्हील की स्पीड दी हुई है 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। चल पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ ये सादे पेपर पर आ जाए, ये नोट करें आप लोग। ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है, ये व्हील है जो रोटेट कर रहा है, इस व्हील पर यहाँ एक मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। जब एक चक्कर लगता है तो वो उस कॉइल के सामने से एक दफा गुजरता है, मगर जब भी गुजरता है इस कॉइल में एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है। जब ये गुजरा उसके सामने तो उस कॉइल में एक वोल्टेज पैदा होगी, फिर दोबारा गुजरा फिर वोल्टेज पैदा होगी, फिर दोबारा गुजरा फिर वोल्टेज पैदा होगी। अब उन्होंने स्पीड जो बताई है वो बताई है 3000, क्या बताइए, रेवोल्यूशंस पर मिनट, 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मैं मिनट में पर मिनट कह लें आप, तो इसको दोबारा लिखें, 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। मान लिया मिनट को कर दें जरा सेकंड्स में, 60 सेकंड्स, तो ये 60 इससे कट गया, ये 1 इससे कट गया, 50 आ गया। 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है। अगर एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है तो एक सेकंड के अंदर अंदर, एक सेकंड के अंदर अंदर 50 पल्सेस प्रोड्यूस होंगी, 50 पल्सेस प्रोड्यूस होंगी, जो मैं सारी नहीं दिखा रहा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 50वीं, बीच वाली सारी मैं मिस कर गया। पहले मुझे बताएं, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं जी, बेटा मुझे बताएं यहां तक किसी को ना समझ आया हो। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? हेलो सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, सर ये वोल्टेज नेगेटिव में नहीं जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि वो हर दफा कॉइल के सामने से एक तरफ से गुजरता है, यानी कॉइल है ना यूं, इस कॉइल के सामने से ऐसे गुजर के चला गया, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। अगर देखें ना ऐसे गुजरता फिर यूं गुजरता तो वोल्टेज नेगेटिव में जाती, यूं आता है फिर ऊपर से घूम के यूं आता है, फिर ऊपर से, यानी कॉइल के सामने से वो एक ही तरफ से गुजरता है। सर 50 रेवोल्यूशन से समझ आ गया, उसके आगे समझ नहीं आया। देखो ना, 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मिनट को 60 में कर दो तो 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये बात नहीं कि एक सेकंड में 50 पल्सें प्रोड्यूस होंगी, यानी ये एक सेकंड है तो कॉइल में एक पल्स प्रोड्यूस हुई, फिर एक पल्स प्रोड्यूस हुई, करते करते एक सेकंड में 50 पल्सें प्रोड्यूस नहीं होंगी। जी सर। ये पॉइंट किसी को नहीं समझ आया तो भी बता दे, वरना आगे नहीं मैं जाता। पहले रुके, बताएं जी भाई, सबको क्लियर है जी? देखिए ना, अच्छा ये बात क्लियर होगी कि वोल्टेज पॉजिटिव क्यों पैदा होगी। देखो ना, कॉइल है ना, ये कॉइल के सामने से मैग्नेट यूं गुजरा, अगली दफा घूम कर आया तो फिर भी इसी तरफ से गुजरा। अगर तो ये कॉइल है, मैग्नेट यूं गुजरता फिर यूं गुजरता तो एक दफा वोल्टेज पॉजिटिव पैदा होती फिर नेगेटिव पैदा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर दफा उसके सामने से एक साइड से उसे कट करता है, फिर यूं घूम कर आता है, फिर कट एक साइड से करता है। तो पहली बात है कि वोल्टेजेस तो सारी पॉजिटिव पैदा होंगी, वोल्टेजेस तो सारी क्या पैदा होंगी, समझ आ गई सर। ये इस तरह चल रही है। और ये अच्छा, एक सेकंड में 50 पल्सेस पैदा होंगी, एक सेकंड, एक सेकंड किसके बराबर होता है? 1000 मिली सेकंड के बराबर। 1000 मिली सेकंड में 50 पल्स पैदा हो तो 2 पल्सेस के दरमियान कितना टाइम होगा जी? 2 पल्सेस के दरमियान कितना टाइम होगा? 1000 मिली सेकंड को 50 से डिवाइड कर दो तो कितनी आएंगी जी? 20। हाँ, 20 मिली सेकेंड। मुझे बताएं यहां तक किसको नहीं समझ आया? अब तक मैंने ये बात बताई है कि मैग्नेट कॉइल के सामने से एक साइड से गुजरता है उसके, इसलिए एक ही तरह की वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव। और जब एक तरफ गुजरता है तो पल्स एक आती है, बस फिर आगे चला जाता है, फिर घूम के दोबारा आता है तो पल्स प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट घूम रहा था 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट से, हमने उसको देखा कि एक सेकंड में कितनी आती है,
इसको 60 से डिवाइड किया तो पता चला कि 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है। हमें पता चल गया 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स करते करते 50 पल्सें करता है। 1 सेकेंड होता है बेटा 1000 मिली सेकेंड का। 1 सेकेंड होता है 1000 मिली सेकेंड का। तो 2 पल्सों के दरमियान टाइम कितना होगा? 1000 मिली सेकेंड को 50 से डिवाइड कर दो, 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब है 1 पल्स के बाद दूसरी पल्स 20 मिली सेकेंड के बाद आती है। ठीक है, अब आ जाए नीचे। उसने आपको एक ऑप्शन दी हुई है, उसने कहा ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन है। ठीक है, उसने कहा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। अगर आप टाइम बेस्ड नॉब को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे रखेंगे, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर का मतलब है ये 10 सेकेंड होंगे। कितने सेकेंड होंगे? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड होंगे तो 1 सेकेंड में 50 पल्सें, तो 10 सेकेंड्स में कितनी? 500 पल्सें। अब जब यहाँ पर 500 पल्सें नजर आएंगी, आपको कोई मजा आएगा देखने का? आप कहेंगे नो यार, कोई मजा ही नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा पल्सें इकट्ठी होगी। आप ये ऑप्शन जो ए है ये रिजेक्ट कर कहेंगे नहीं, दिस इज आई डोंट लाइक। ठीक है कि नहीं? अब आ जाती है दूसरी ऑप्शन 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर वाली। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है स्क्रीन, स्क्रीन 10 सेंटीमीटर की है और आप क्या कर रहे हैं? 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 100 मिली सेकेंड। कितना हो गया? 100 मिली सेकेंड। अब आपको पता है एक पल्स और दूसरी पल्स के दरमियान 20 मिली सेकेंड है। जब आप ये वाली टाइम बेस्ड सेटिंग रखेंगे तो स्क्रीन पे 5 खूबसूरत पल्सें आपको नजर आ जाएंगी। ये ज्यादा अच्छी सेटिंग नहीं है? ये ज्यादा अच्छी सेटिंग नहीं है? यस सर। तो मैं ऑप्शन बी को कनेक्ट करूंगा। आप कहें सर आप ये वाली क्यों नहीं ले रहे, 100 माइक्रो सेकेंड वाली क्यों नहीं ले रहे? वो बता देता हूँ। अब आप देखेंगे ये स्क्रीन इस तरह की है, ये 10 सेंटीमीटर है और अगर मैं कहता 100 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितने आने थे? 1000 माइक्रो सेकेंड। 1000 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होते हैं? 1 मिली सेकेंड। 1000 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होते हैं? 1 मिली सेकेंड के। अब अगर एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच में आता है 20 मिली सेकेंड। इस पे अगर एक पल्स नजर आती, ऐसे कर, पहले तो पल्स फैली हुई नजर आती, तो दूसरी पल्स उस पर बननी ही नहीं थी, वो कहीं बहुत दूर जाके बननी थी। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन सी अगर गलत है तो डी ने तो गलत ही होना है, वो तो उससे भी आगे गई हुई है। आप कहते हैं तो मैं सारा क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, बता दूं या नहीं? खुल के बताएं, शर्म में दोहरा दो। आप बी पार्ट, हाँ सर आप बी पार्ट में बता दें कि 10 कैसे आए, 10 हमने कैसे कैलकुलेट किया है? ये उसने दिया हुआ था ना 10 मिली सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है ना? ये उसने दिया जी, पर हमने कैसे डिसाइड किया वो? और जी हमने बेटा पल्सेस के बिटवीन टाइम उसको कैसे व्हाई वी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ बी, वो बता दो। पहली बात है उसने कहा कि ये कॉइल घूम रही है फ्लाई व्हील 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मतलब है 3000 रेवोल्यूशंस पर 60 सेकेंड। इसका मतलब है 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड और हर रेवोल्यूशन पे 1 वोल्टेज पल्स। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर 50 पल्सें आ रही हैं 1 सेकेंड के अंदर अंदर, ये 50 आ गया। अब 1 सेकेंड किसके बराबर है? 1000 मिली सेकेंड के बराबर है। तो 1000 मिली सेकेंड को 50 से डिवाइड कर दें तो आता है 20 मिली सेकेंड। क्या आता है? 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड का मतलब ये एक पल्स और दूसरी पल्स के दरमियान 20 मिली सेकेंड। ठीक है, ये बात आ गई। अब स्क्रीन के नीचे उसने लिखा हुआ है कि कहता है मेरी सारी स्क्रीन है ही 10 सेंटीमीटर लंबी। अगर वो टाइम बेस भी ले 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ था,
तो 10 सेंटीमीटर को जब इस 10 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कर दें, ये 100 मिली सेकेंड आ जाए। अब 100 मिली सेकेंड ये लंबी सी ये लेवल है, ये 100 मिली सेकेंड है। अब ये दो पल्सों के दरमियान 20 मिली सेकेंड है, ये 100 मिली सेकेंड है। 100 को 20 से डिवाइड करें, 5 जवाब आता है। इसका मतलब है एक पल्स इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर ऐसे नजर आएगी। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिसेंट सी 5 पल्सें नजर आती। अगर आप वो ऑप्शन ए सेलेक्ट करते, उसी स्क्रीन पर आपको बहुत सारी पल्सें नजर आती, इतनी ज्यादा जो आप काउंट ही ना कर सकते। और अगर आप ऑप्शन सी सेलेक्ट करते तो एक पल्स के बाद दूसरी पल्स आउट ऑफ द स्क्रीन जा रही थी और डी तो उससे भी आगे जा रही थी, इसलिए हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट की। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये समझ आ गया, रेस्ट एश्योर्ड ये मल्टीपल चॉइस में CRO के ऊपर सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आया और दूसरे नंबर पर ये आया। और एक इसका थ्योरी का क्वेश्चन है जो बहुत ही सख्त था, वो भी मैं करा दूंगा। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी आगे चलते हैं बेटा। आखिरी क्वेश्चन कराता हूं। आखिरी क्वेश्चन कैलिब्रेशन कर्व से रिलेटेड। आखिरी क्वेश्चन बेटा कैलिब्रेशन कर्व से रिलेटेड। वो कहता है ये अनकैलिब्रेटेड स्केल है, ये पेट्रोल स्केल है। कहता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, ये एंगल इन डिफ्लेक्शन है, ये वो है वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल, पेट्रोल भी है। अब आप ये चीज देखें, ये है जी 20, ये 20 लीटर्स है। पूछें किस तरह बोला, क्योंकि आपको पता है कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर होता है, तो ये 20 लीटर है। तो 20 लीटर वाली लाइन आप सीधी यूं लेकर आए तो ये एंगल 40 डिग्री पर आ रही थी। 20 लीटर वाली लाइन सीधी 40 डिग्री पर आ रही थी, ठीक है। अब आप देखें जो बच्चे उस पेपर में, अच्छा ये क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आया था, यानी पिछले 10 सालों में कैलिब्रेशन कर्व पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था और एकदम ये क्वेश्चन आ गया था। अब जो बच्चे प्रोटेक्टर नहीं लेके गए थे वो तो फंस गए ना। यहां पर लिखना था प्रोटेक्टर ऐसे, ये प्रोटेक्टर रखा आपने यूं, और ये जहां 40 डिग्री आ रहा है इसको यूं निशान लगा दिया और यहां आपने लिख दिया 20 लीटर या 20 × 10⁻³ cm³। ठीक है, वो आपसे कह रहा था कैलिब्रेट करके दें हमें मुझे। अच्छा उसके बाद फिर देखें जहां 40 लीटर आता है वो एंगल क्या है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो क्या करूं, ये प्रोटेक्टर रखता हूं, ये देखें। और मैंने आपको बताया ना कि कैलिब्रेशन कर्व पे ये 2007 जून का क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन इस तरह का इतना बड़ा आया नहीं था। और ये देखिए 70 डिग्री। अब जो बच्चा अपने कहीं वहां पर प्रोटेक्टर लेके नहीं गया हुआ वो तो फिर फंस गया ना। ये देखिए 40 लीटर, ये उसके बाद देखें 60 लीटर। ये लगता है कि ठीक ठाक बड़ा ट्रक है जिसके अंदर इतने ज्यादा उसकी लीटरेज आ रही है जनाब। 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब क्या करूं, जहां से निशान लगाता हूं ये यहां मैंने लिख दिया जनाब 16 × 10⁻³ या 60 लीटर। अब देखें ये क्या है, ये देखें ग्राफ में यहां पर 80 लीटर जी। ये कहां आ रहा है,
ऑलमोस्ट 100 नहीं है, ऑलमोस्ट 100 ही है जी, बिल्कुल 100 से जरा सा ज्यादा है, या 100 ही है, 100 से स्लाइटली ज्यादा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रोटेक्टर रखता हूँ। मैंने आपको इसका सन बता दिया, आप इसे डाउनलोड करें। ये पेपर 2 है 2007 का। 100 डिग्री से, ये 100 डिग्री से जरा सा ज्यादा आगे, यहाँ एक निशान लगा देता हूँ, 80 लीटर। मैंने कैलिब्रेट कैसे करना था, मुझे कैसे पता था? उसने खुद क्वेश्चन कहा था, कैलिब्रेट द स्केल एट 20 × 10³ लीटर इंटरवल, यानी 20 लीटर्स के बाद कैलिब्रेट करो। फिर आखिर में उसने कहा, मार्क अ पॉसिबल पोजीशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस। ये चीज लिखी हुई है 1 × 10⁵, जो कि बनती है 100 × 10⁵, या 100 लीटर। अब 100 लीटर का क्या मसला है? ग्राफ 80 लीटर तक बना हुआ है। ग्राफ किधर तक बना हुआ है? 80 लीटर तक। तो इसका मतलब है 100 लीटर कहाँ होगा? यहाँ ऊपर कहीं होगा, और ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, यूं उठ रहा है। तो उधर से जब ऐसे खींच के यूं लाइन लगाऊंगा, ये रफली 105 डिग्री पर ही जाएगी। इसका मतलब है मैंने 100 लीटर का जो निशान लगाना है वो 80 के करीब लगाना है, ज्यादा दूर नहीं लगाना। यहां लगा दूंगा, लिख दूंगा उस पर 100 लीटर, या 100 × 10⁻3, या लिख दूंगा 1 × 10⁵, जिस तरह के उसने कहा है। Suggest one advantage of this scale as compared with a uniform scale for measuring the fuel volumes in the tank. अच्छा, मैंने इसका एडवांटेज आपको बताया था कि देखें, जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल भरा हुआ होता है उस वक्त आपको कोई परवाह नहीं होती कि 60 लीटर है या 59 लीटर है, ये आपकी वरी नहीं है। लेकिन जब 20 लीटर से नीचे आएगी नीडल, फिर आपको परेशानी शुरू होती है। 10 लीटर, 5 लीटर, आपने फैसला करना होता है। ये 15 लीटर कि मैं, फर्ज करें हाईवे पे आप जा रहे हैं, आपको पता है एक पेट्रोल पंप के बाद अगला पेट्रोल पंप, रफली हमारी जो मोटरवे है लाहौर टू इस्लामाबाद, वो तो 46 किलोमीटर के बाद अगला पेट्रोल पंप आता है। फिर आपने डिसाइड करना होता है कि अभी रिफ्यूल कराऊं या रिस्क लेके आगे भेरा तक चला जाऊं, या भेरा नहीं तो उससे आगे अगले स्टेशन पे चला जाऊं, ठीक है कि नहीं है, तो वहां से भरवा लूं। इस तरह करके फिर आप आखिर में जब स्केल, ये दिस स्केल का एडवांटेज ये है कि ये सेंसिटिव है एट लोअर वैल्यूज। इस स्केल का एडवांटेज ये है कि ये सेंसिटिव एट लोअर वैल्यूज, विच इज ऑफ एडवांटेज। क्यों एडवांटेज है उस पर? क्योंकि बंदा ज्यादा कंसर्न ही तब होता है जब वो पेट्रोल कम होना शुरू होता है। और आप पूछ सकते हैं सर ये ग्राफ आता कैसे, ये वाला ग्राफ उसने कैसे बनाया होगा? वो इस तरह बनाते हैं कि ये उनका फ्यूल टैंक है, और साथ उन्हें वो फ्यूल गेज जब इन्वेंट करते हैं तो फ्यूल गेज यूं रख लेते हैं उसको, इसमें पेट्रोल डालते हैं और उसकी नीडल की मूवमेंट देख लेते हैं कि यार इतने डिग्री ये इतने पेट्रोल से आ जाता है। फिर उसमें और पेट्रोल डालते हैं, इसकी और नीडल की मूवमेंट देखते हैं। इस तरह वो बताते हैं कि इस वॉल्यूम पर इतने डिग्री डिफ्लेक्शन हुई थी, इतने वॉल्यूम पे इतने डिग्री डिफ्लेक्शन हुई थी, इतने वॉल्यूम पे इतने डिग्री डिफ्लेक्शन हुई थी। तो वो फिर इस तरह से ये ग्राफ बनता है, और फिर बंदा इस ग्राफ से के थ्रू उसे कैलिब्रेट कर देता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कैलिब्रेशन कर्व का कोई खास क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने आज आपको उसके ऊपर सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन कराया, और सिलोस्कोप पर मैंने आपको 2 इंतहाई मुश्किल क्वेश्चंस कराए हैं, एक और अभी ड्यू है जो मैं कराऊंगा। और सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर पे कभी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया, अगर आए तो वो 80s में आया है, ज्यादातर 1980s के किसी पेपर में। तो वो और आता भी सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर का क्वेश्चन मिलाकर आता है किसी टॉपिक से, खाली सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर पे क्वेश्चन नहीं आया। तो वो मैं फिर उस तरह से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बेटा दिस ब्रिंग्स आवर टुडेज सेशन टू एन एंड। सर आप ये कब तक अपलोड करेंगे ये वीडियो? ये रात तक अपलोड हो जाएगी। ओके सर।